गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर पढ़ने से थोड़े से पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर्स। स्केलर्स क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जिनमें डायरेक्शन का कोई बात नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं, मास है, लेंथ है, उसको वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वर्क है, पावर है, टेम्परेचर है। ऐसी एग्जांपल काफ़ी सारी हैं जिनमें ये सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इनमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। सो स्केलर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? अ स्केलर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट। एक किसी उसको सिंपल नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, एक प्रॉपर यूनिट उसका होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 आ गया। उसके बाद एक और बात आती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंट करेंगे एक किसी नंबर के साथ, प्रॉपर यूनिट इसका होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशंस इनमें होती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, उनको एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम 2 स्केलर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक के साथ दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? आम जो हमारे रूल होते हैं अलजेब्रा के, उनके मुताबिक। अब जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे आपने किए होंगे, 2 सेम टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ आप जमा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आदि आप कर सकते हैं। और उसी तरीके से हम कोई भी 2 स्केलर क्वांटिटीज़ हों उनको आपस में हम उनको जमा कर सकते हैं, एक में से दूसरे को माइनस कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक से दूसरे को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात थी स्केलर क्वांटिटीज़ की। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड तो है और साथ साथ में उसकी एक डायरेक्शन भी है। हमने एग्जाम्पल सिंपलेस्ट किया था डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट में हमने किया था कि सपोज कर लो एक था पार्टिकल, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो यहाँ की और यहाँ के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये आएगी इधर। अब देखो यहाँ पे इसको हम जो है डायरेक्शन भी हम काउंट कर रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर और भी इसके आपके पास इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट आ गया नंबर 1, दूसरा वेलोसिटी आ गया, तीसरा एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, मोमेंटम आ गया, टॉर्क आ गया। बहुत सारी एग्जाम्पल आप इनकी वेक्टर क्वांटिटीज़ की आप लिख सकते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे हम स्केलर को हमने कहा था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक उसका नंबर होगा जिसका यूनिट भी होगा, जैसे स्केलर को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन साथ में इसके डायरेक्शन भी होगी। हमको डायरेक्शन भी लिखनी है और उसको ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे? ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक एरो के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एरो की ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका बताएगी मैग्नीट्यूड और ये इसकी जो इसका हेड है वो बताएगा इसकी डायरेक्शन। इसकी लंबाई, इसका मैग्नीट्यूड और ये हेड जो है ये इसके पॉइंटिंग जो है, तो ये बताएगा कि इसकी डायरेक्शन किधर को है। एनालिटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एनालिटिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सिंबल होता है और उस सिंबल के ऊपर एक छोटी सारी एरो हम डाल देंगे। जैसे सपोज कर लो एग्जांपल हम वेलोसिटी के ले लेते हैं, तो वेलोसिटी को v के साथ लिखा जाता है, ऊपर एक छोटी सारी एरो डाल देंगे। एक तरीका और भी होता है। अब चूंकि वो तरीका ऐसे हमारे आम लिखने में थोड़ा उसको लिखने में हमें दिक्कत आती है। क्या होता है वो तरीका कि हम क्या कहते हैं कि एक हम वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने के लिए उसको बोल्ड करके और इटैलिक में भी लिख सकते हैं। ऐसे बोल्ड करेंगे और इटैलिक में लिख देंगे, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि हमको जब लिखना होता है
तो ऐसा हम बड़ी तेज़ी के साथ लिखते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक उसको वेक्टर को आस्ता आस्ता उसको हम बोल्ड करें, टैली करें। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला तरीका ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, यूज़ करते हैं कि एक उसका सिंबल, फिजिकल क्वांटिटी का जो कोई भी सिंबल होगा वो सिंबल, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो ओवर हेड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लगा देते हैं। अच्छा, ये आगे रिप्रेजेंटेशन की बात। फिर हमने जब स्केलर की बात की थी तो हमने कहा था आपसे कि दो स्केलर्स को हम जमा कर सकते हैं, एक में से दूसरे को माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। परंतु वेक्टर के संबंध में ऐसा नहीं है। दो वेक्टर्स को अगर हमको जमा करना है, एक में से दूसरे को माइनस करना है, जब मल्टीप्लाई करना है, तो उनको हम जो सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा हैं उनके साथ हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। बड़े अच्छे से याद रखना आपने दिमाग में, द वेक्टर्स कैन नेवर बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड बाय यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अगर उसको हम सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा के द्वारा हम उसको जमा माइनस नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, उनके लिए वेक्टर अलजेब्रा अलग से है। अभी हम इस पे बड़े अच्छे से बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में आपको हम समझाएंगे। पहले हम थोड़ा इसके टाइप्स पे बात कर लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं एक्सियल। पहले पोलर वेक्टर्स की बात करते हैं। पोलर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं, दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, ऐसे वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, फोर्स होता है, लीनियर मोमेंटम हो सकती है। ये सभी आगे सिंपल सारे एग्जाम्पल आगे पोलर वेक्टर्स के। पोलर वेक्टर कौन से होंगे, जिनकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट इनका होना चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे ये है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसके बाद दूसरा आता है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स ऐसे होते हैं, दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्या रोटेशनल इफेक्ट होता है, और ये एक्ट किधर करेंगे, दे एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ऐसा एक्सिस जिसके अक्रॉस एक चीज, एक पार्टिकल, एक बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, उस एक्सिस के अक्रॉस वो एक्ट करेंगे। अब एक्सिस पे एक्ट करेंगे कि एक्सिस ऊपर भी है नीचे भी है, किधर को एक्ट करेंगे, वो एक्ट करेंगे इन अकॉर्डिंग्स विद द राइट हैंड स्क्रू रूल। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है। आपने स्क्रू देखे होंगे घर में, हमारे खिड़की दरवाजों में लगे रहते हैं। तो एक जो राइट हैंड स्क्रू जो होता है, आपको लेफ्ट हैंड स्क्रू भी एक आते हैं कहीं कहीं जहाँ पर, जिसको उल्टी चूड़ी वाला कहते हैं। आमतौर पर सीधी चूड़ी वाले जो होते हैं वही राइट हैंड स्क्रू रूल है। राइट हैंड स्क्रू क्या है कि उसको जब ऐसे हम राइट की तरफ अगर हम उसको घुमाएं तो वो स्क्रू एडवांस करे। अगर हम ऐसे करके उसको राइट तरफ की हम उसको घुमाएं और वो स्क्रू जिस हमने लकड़ी में लगाना है, जब पत्थर या दीवार में कहीं भी लगाया है, तो वो एडवांस करता हुआ अंदर चला जाए, ऐसे स्क्रू को राइट स्क्रू कहते हैं, राइट हैंड स्क्रू कहते हैं। और राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इसी के आसपास से ये रोटेट कर रहा है। तो ऐसा करके ये उंगली हमारे ऊपर की ओर जा रही है, जिधर ये एडवांस कर रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, और इसका वेक्टर जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। इसका एक्सियल वेक्टर किधर होगा, इधर को होगा। अगर ये
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपको ऐसे हाथ से मेरे से समझ आ जाए अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक एग्जांपल उसकी स्क्रू की ले सकते हो कि स्क्रू यहाँ पर था, उस स्क्रू को हमने ऐसे घुमाया, तो ऐसे घुमाने पर जो हमारे राइट हैंड स्क्रू है वो तो एडवांस इधर को करते हैं, तो जो एक्सियल वेक्टर होगा वो इधर को होगा ऊपर की तरफ। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज अगर ये चाह रहा है तो आपके दिमाग में फट से बात आ जाएगी कि सर व्हाट वुड हैपन इफ इट इज मूविंग अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो ये फिर ऐसे हो जाएगा जी, ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे यहाँ से ऐसे जा रहा होगा ऐसे, और अगर ऐसे जा रहा है तो ये हमारा आ गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो आप सीधा, आप सिंपल सी बात है स्क्रू रख के देख लीजिए, अब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो ये एडवांस किधर को करेगा, इस तरफ नीचे को, तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये है तो हमारा एक्सियल वेक्टर इधर को नीचे की तरफ होगा। अगर ऊपर नीचे करने में आपको दिक्कत आ जाए, एक ही तरफ रखिए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे आपने रखा था, इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाया, ऐसे करके घुमाया तो ये ऊपर की तरफ एडवांस कर रहा था, ऐसे ही अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो अल्टीमेटली ये इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इधर जा रहा है, तो आपका एक्सियल वेक्टर जो है तो वो इधर नीचे की तरफ होगा। तो ये हमारे दो तरह के आपके सिलेबस में इसके वेक्टर्स के टाइप्स हैं, एक पोलर है और एक एक्सियल है। एग्जाम्पल इसका क्या कर सकते हैं, इसके जो हमारे एंगुलर मूवमेंट हैं, एंगुलर मूवमेंट क्या हो सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, एंगुलर मोमेंटम हो सकती है, उसके बाद और क्या हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकती है। ये एग्जांपल आगे किसके, आपके जो एक्सियल वेक्टर्स के। तो ये सिंपल सी कुछ डेफिनेशन थी, कुछ सिंपल कंसेप्ट थे जो आपके दिमाग में होना चाहिए वेक्टर्स के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके बहुत काम आने हैं, और ये वेक्टर जो होते हैं ये हमारे बच्चों को बहुत घुमाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं जब 11th में होते हैं तो वो बस इस तरीके से लेते हैं कि बस ये तो बस इसी को एक ही बार पास करना है, बाद में तो ये हमारे काम आने की चीज़ है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्केलर्स और वेक्टर्स ये आपके साथ ही चलने के हैं, इनको अच्छे से अभी आप दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो अगले साल जा कर के आपको 12th में जा कर के बच्चे कहते हैं कि सर वो एक लेक्चर या उसका वीडियो या एक लेक्चर हमें दे दीजिए स्केलर और वेक्टर्स का। तो उस समय दिक्कत आती है, क्योंकि उस समय वहाँ का सिलेबस हमको करना होता है और उस समय इतना टाइम नहीं होता कि हम इस पे टाइम डिवोट करके तो आपको उसके लिए टाइम निकाल पाए। सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हम करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में कुछ ऐसी डेफिनेशन, सबसे पहले इसमें आती है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? अच्छा, जब आपके दिमाग में वेक्टर्स का बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें उनकी डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो इक्वल कैसे होंगे? हमने कहा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो एंड द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड एट द डायरेक्शन ऑफ द एरो गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो दो इक्वल वेक्टर कब हो सकते हैं? दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर कब हो सकते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड भी एक दूसरे के बराबर हो और उनकी डायरेक्शन भी एक ही जैसी हो, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हों। सपोज ये एक वेक्टर है जो ए है, ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है, ये है बी वेक्टर, ऐसे। अब देखिए इन दोनों की लेंथ भी एक जैसी है और इनकी डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो सो ए द वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और हम ऐसा भी कह सकते हैं ए एंड बी आर टू इक्वल वेक्टर्स। और इसको हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ऐसे इसको लिखेंगे, दी आगे इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, अनइक्वल क्या होंगे? ऐसे कोई भी वेक्टर की जिनका या तो मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर ना हो, या उनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के बराबर ना हो, इन दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है, दो चीजें भी हो सकती हैं, उनको अनइक्वल वेक्टर हम कहते हैं। दूसरी बात आती है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर,
नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? कोई एक वेक्टर, जैसे हमने ए वेक्टर लिया था, ये वेक्टर ए वेक्टर था, इसका नेगेटिव किसके बराबर होगा? इसका नेगेटिव ऐसा वेक्टर होगा जिसका कि मैग्नीट्यूड तो इसी के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इसके अपोजिट में है। इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, वहाँ आपने पढ़ा होगा एक्स और माइनस एक्स। एक्स हम ले लेते हैं इस तरफ, और जो माइनस एक्स उसके अपोजिट साइड में होता है। तो सिर्फ तो इसका जो माइनस ए कैसे होगा? ऐसे, ये होगा माइनस ए, कि ये एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के बिल्कुल बराबर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ऐसे वेक्टर को पहले का हम जो नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। उसके बाद तीसरी बात आती है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस होता है मैग्नीट्यूड। किसी एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसी को उसका मॉडुलस कहा जाता है। तो मॉडुलस जो है तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे दो बार के बीच में किया जाता है कि तो अगर हम ए कोई हमारे पास अगर एक वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मच। और वो इसके क्या होता है कि इसका जो है इसको हम कहते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ए जो है तो ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डायरेक्शन तो ऊपर है नहीं। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस मच और दिस मच। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ डेफिनेशन इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स बेटा ऐसे वेक्टर्स होते हैं, अब को और इनिशियल, जहाँ से इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। इसी के वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन समाहित है। ऐसे दो वेक्टर्स कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल सेम हो, ऐसे दो वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो हम वैसे जो सिंप्लिसिटी के लिए कहते हैं। अब जैसे एक वेक्टर जे है ए, अब एक वेक्टर जे है, ये बी है। ए और बी दोनों का ये जो है इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम है, ये ओ है, ओ ले सकते हो, कोई भी ले सकते हैं। तो these two vectors a and b are said to be co-initial vector subject to the condition that their initial point is same। इनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो हैं उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद आता है आगे को टर्मिनस। को टर्मिनस वेक्टर्स। अब को टर्मिनस वेक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट जो इनका हेड है वो एक ही हो, सेम जगह पे हो। अब जैसे एक ये वेक्टर था ए, एक और वेक्टर आ गया ऐसे बी। अब ए और बी दोनों का ये देखिए हेड जो है इनका टर्मिनल पॉइंट जो है वो सेम है, और ऐसे वेक्टर्स को हम को टर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसे वेक्टर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो एक ही लाइन पे या एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में अगर वो जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। इट इज़ द सिक्स्थ डेफिनेशन, कोलिनियर वेक्टर्स। Two or more than two vectors are said to be collinear if they are lying parallel to each other or they are on the same line। उनका जो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो पाएगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम है, चाहे एक ही लाइन पर हैं चाहे एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो टू वेक्टर्स ए एंड बी, जैसे ये ए है और जे ऐसे बी है, और तो ये दो वेक्टर्स हम कोलिनियर कह सकते हैं।
अगर ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, अब देखो इनकी लंबाई कम ज़्यादा है लेकिन एक ही डायरेक्शन में जो हैं, तो इन दो वेक्टर्स को हम कह सकते हैं कि दीज आर द कोलिनियर वेक्टर्स। इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट इज द कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, अब इनका भी देख लीजिए, नाम से ही क्लियर है, एक ही प्लेन में दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो हैं उनको हम कोप्लेनर्स वेक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड में एक वेक्टर ये है, एक ये है, एक ऐसे कहीं है, ए है, ये बी है, ये सी है, तो दीज वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर लाइंग इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट इज द फिक्स्ड वेक्टर्स। अब फिक्स्ड वेक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका कि जो इनिशियल पॉइंट जो है तो वो फिक्स हो। इनको हम लोकलाइज्ड जो वेक्टर भी कहते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स कि जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उनको हम फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं या लोकलाइज्ड वेक्टर्स कहते हैं। आपके दिमाग में फट से क्वेश्चन आ जाएगा कि जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो उसे क्या कहेंगे? उसको फ्री वेक्टर कहते हैं। और या इनको नॉन लोकलाइज्ड भी कहते हैं। नॉन लोकलाइज्ड आर फ्री वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट और द स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है एंड इट इज़, इसको नंबर भी तो हमने 10 दिया है, 10 नंबर ही है, और इसका नाम है यूनिट वेक्टर। जबकि वैसे अगर ऐसे रूटीन में आते तो हमको नल वेक्टर पहले करना था, क्योंकि 10 नंबर हम इसको अलॉट करना चाहते हैं, क्योंकि ये है 10 नंबर ही है। तो यूनिट वेक्टर बेटा एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट, अब चूंकि इसके नाम से ही क्लियर है, तो यूनिट इट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अगर कोई एक वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे कि ऐसा वेक्टर्स कि जिसकी डायरेक्शन तो उसी के बराबर है जो दिया गया है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड जो है तो वो यूनिट है, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। सपोज आई एम हैविंग अ वेक्टर ए, और आपसे ये पूछा जाए कि इसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ए के साथ लिखेंगे। और एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? उसका सिंबल नीचे होगा और उसके ऊपर एक कैप होगी, छोटी सी कैप, ऐसी कैप जैसे वो जोकर की कैप होती है, जैसे बर्थडे के जब होता है तो उस दिन बच्चों को तकरीबन लगा लिया हम करते हैं, ऐसे छोटी सी कैप आपने ऊपर ऐसे बना देनी है ऐसे, और इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर ए। इसको हम यूनिट वेक्टर ए कहेंगे। और इसकी आपके दिमाग में पहचान बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो इसी के बराबर है, इसी के अनुसार इसी की डायरेक्शन में ये भी है, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट। और एक बात बड़ी अच्छी दिमाग में बिल्कुल क्लियर करके दिमाग में बिठा लेना कि जो यूनिट वेक्टर जो होता है ये तो यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है। इसलिए बड़े अच्छे से दोबारा आपको बता दूं कि अ यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। फिर उसके बाद आती है ये यूनिट वेक्टर की ही एक आगे ब्रांच आएगी, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ऐसे यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर
को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा। तो अगर XY करके अगर आप अच्छे से समझ आ जाती है, ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज कर लो दो हमारे पास जो XY प्लेन है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्सपोज कर लो। तो X वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा और Y वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर है। ऐसे यूनिट वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अगर 3 डायमेंशनल प्लेन हमारे पास होगा तो तीसरा ऐसे Z होगा इधर। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको I कैप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जो Y डायरेक्शन के अक्रॉस इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको J कैप के साथ, और Z डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसको K कैप के साथ रिप्रेजेंट हम करेंगे। और ये बड़े ज़्यादा यूज होंगे आपके, इसे दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना कि अलोंग एक्स एक्सिस I, अलोंग वाई एक्सिस J एंड अलोंग Z एक्सिस K, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। और यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इज 1। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नल वेक्टर। नल वेक्टर, और नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। नल मीन 0। और ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड एज नल वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय 0 ऐसे 0 के ऊपर विद एन एरो ओवरहेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट, इट इज द नल वेक्टर। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन और सिंपल सी थोड़ा सारा एक आइडिया था स्केलर्स का और वेक्टर्स का। अब आपके सिलेबस में 2 अलग करके उन्होंने पूछे हैं, अदरवाइज तो हम इन्हीं के साथ पढ़ा दिया करते थे। अब चूँकि कुछ टाइम से बच्चों का ये रहता सर इसको अलग करके पढ़ाइए, सिलेबस में अलग में ही है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स क्या होती है, और साथ में इसके बिल्कुल साथ ही छोटा सारा एक उसके साथ टॉपिक उन्होंने जोड़ कर के रखा कि एक वेक्टर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। बड़ा सिंपल सा है, बिल्कुल छोटा सा। तो हम अगले वीडियो में आपको ये जो 3-4 चीज़ें इकट्ठी करके एक ही वीडियो में हम बता दें। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इवन देन इफ़ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका बिल्कुल जवाब आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।